जय भारत स्टूडेंट्स। तो आज के इस डे नंबर 16 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। अभी तक टोटल 15 सेशन हो चुके हैं इस सुपर 3000 कोर्स के, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने जो भी सेशन देखे होंगे सारे सब्जेक्ट के, उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होगी। स्पेशली कैसे एमसीक्यू पे अटैक किया जाता है, कैसे उनको कम टाइम में सॉल्व किया जाता है, कितना वेटेज रहता है। वैसा एग्जैक्टली वेटेज ऑफिशियली तो कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ट्रेंड एनालिसिस का तो आपको अच्छे से इस कोर्स में पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है। पेपर फिर 30 क्वेश्चन का हो कि 25 क्वेश्चन का, उससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरे चैप्टर की पहले एनालिसिस देखते हैं। अगर हम पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर तोड़ने की बात करें तो टोटल 5 से 6 टॉपिक इस चैप्टर में बनते हैं बड़े बड़े। सबसे पहला टॉपिक होगा फील्ड का, फील्ड एंड कूलम्स लॉ। दूसरा टॉपिक बनेगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा टॉपिक बनना है डाइपोल। फिर होगा फ्लक्स एंड गॉस लॉ। और लास्ट में बनेगा कंडक्टर। अगर मोटे मोटे टॉपिक की बात की जाए तो टोटल 5 टॉपिक में इस चैप्टर को बांट सकते हैं। अगर ट्रेंड एनालिसिस देखा जाए, किससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बेस, और इसी का हम ग्रेविटी में भी देखेंगे। इसके बेस ग्रेविटी का भी अब फॉर्मूला जानते ही हो। इलेक्ट्रो और ग्रेविटी में बहुत गाढ़ रिलेशन है, ठीक है। तो वहां पे भी हम इसी टॉपिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां पे देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा, अब दूसरे टॉपिक में सच कहूं तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, क्योंकि 2-3 टॉपिक ऐसा है कि जो दूसरे नंबर पे हम रख सकते हैं। जैसे फ्लक्स एंड कूलम लॉ हो गया, फ्लक्स एंड गॉस लॉ, फील्ड एंड कूलम लॉ, ये दोनों रहेंगे टॉपिक 2 पे। इन दोनों का इक्वल वेटेज रहता है। वैसा देखा जाए तो गॉस लॉ का यूज फील्ड ढूंढने के लिए ही होता है जनरली, तो उन दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं, और ये हमने वेटेज में देखा है। स्पेशली पिछले 5 साल के अगर एनालिसिस करें तो इन दोनों से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। थर्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी अभी पिछले स्पेशली 3 साल में इलेक्ट्रिक डाइपोल का वेटेज बहुत ज्यादा देखा गया है डाइपोल का। और जो लास्ट में टॉपिक रहेगा वो है कंडक्टर। कंडक्टर स्पेशली जेईई एडवांस का हॉट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि उससे एडवांस लेवल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन बाय लक जेईई मेन लेवल पे एक लेवल से ऊपर के कंडक्टर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन करते हो तो कंडक्टर में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ सकता है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कूलम लॉ पे हमने प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन को अरेंज किया है। तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर, उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है हमें। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहां पे बोला गया है कि 2 चार्ज पार्टिकल L लेंथ की थ्रेड से कनेक्टेड है। दोनों चार्ज पार्टिकल है Q Q। दोनों जिस थ्रेड से कनेक्टेड किए गए वो है L लेंथ की, दोनों के टॉप पॉइंट सेम है। दोनों का चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से दोनों में रिपल्सन लगेगा, और इस वजह से यहां पे जो दोनों के बीच का अभी डिस्टेंस है वो मान लिया हमने D। ये एंगल मान लेते हैं वर्टिकल से कितना डिस्प्लेस हुआ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पे देखो एक स्ट्रेंज सिचुएशन दी गई है, और सबसे मजे की बात ये क्वेश्चन इरोडोव से इंस्पायर्ड है। इरोडोव आप जानते होंगे, फिजिक्स के स्पेशली जेईई एडवांस बुक के लिए बहुत फेवरेट बुक मानी जाती है, वन ऑफ दी टफेस्ट बुक भी मानी जाती है। उसके एक क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होकर ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो कॉपी करके नीट में भी आया हुआ है 2016 में, ठीक है। मेन का और नीट में दोनों सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और ये शॉकिंग है कि इरोडोव से इंस्पायर्ड है। पूछा है कि अब ये जो चार्ज है Q, वो चार्ज जब लीक होना शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे उस चार्ज की वैल्यू कम होगी, तो उस वजह से अब जैसा चार्ज आप जानते हो, मानो चार्ज 0 होता तो क्या होता, दोनों पार्टिकल
ग्रेविटी की वजह से एक साथ होते हैं। चार्ज जितना बढ़ता जाए उतना रिपल्सन बढ़ता जाएगा, चार्ज दूर चले जाएंगे, दूर जाते जाएंगे और ये एंगल बढ़ता जाएगा। अब चार्ज कम हो रहे हैं यानी दोनों पार्टिकल पास में आ रहे हैं, तो उनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा ये पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से वो पास आ रहे हैं, और चार्ज का जो लीकेज रेट है वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म रेट से लीकेज हो रहा है। यहां पे लिखा गया है चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम अ बोथ स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट, यानी dq/dt कांस्टेंट है और लीकेज हो रहा है यानी वो कैसा होगा, नंबर नेगेटिव होगा। तो पहले बात करते हैं हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, मानो अभी डिस्टेंस d है, तो अगर FBD बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg, इस तरफ लगना है kq²/d², और ये एंगल आएगा थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा कितना होगा बच्चों, tan थीटा होगा kq²/d²/mg, ये हो गया tan थीटा। अब देखो इस ट्राइंगल के लिए ऐसा बोला गया है कि ये d काफी छोटा है, l काफी बड़ा है, l इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, यानी ये एंगल काफी छोटा होगा। तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूं, d/2/l लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल काफी छोटा है। तो tan थीटा यहां पे लिख सकता हूं मैं d/2/l बराबर kq²/d²mg, यानी देखो यहां से बच्चों रिलेशन क्या मिल रहा है हमें, q² प्रोपोर्शनल टू d³, ऐसा कोई रिलेशन मिल रहा है, q² प्रोपोर्शनल टू d³। अब हमें दिया गया है कि चार्ज का लीकेज का रेट dq/dt हमें कांस्टेंट दिया, मुझे पूछा है कितने वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे, यानी मुझे d/dt ढूंढना है। ये d डिस्टेंस है, तो मुझे उस डिस्टेंस का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या होगा, तो यहां मिलेगा हमें q² प्रोपोर्शनल टू d³, यानी q प्रोपोर्शनल टू d⁵/2। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो dq/dt प्रोपोर्शनल टू 3/2d 1/2 इंटू d/dt। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, d दोनों के बीच का डिस्टेंस का कम होने का रेट, यही तो है दोनों के पास आने का रेट, यह है उनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये कांस्टेंट है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच प्रोपोर्शनल टू 1/d 1/2, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोपोर्शनल टू d - 1/2 आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का है, यह अपना आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, काफी आसानी से हमने इसको क्रैक किया। देखो बच्चों, हमें बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, फिर हमें अगर q के चेंज होने का रेट पता है तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का चेंज होने का रेट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, हर बार की तरह पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर मैं इस पे सॉल्व करता हूं। तो यहां पे 4 इक्वल चार्ज है, जिसको स्क्वायर के कॉर्नर पे मानो लेंथ है l, यहां पे 4 इक्वल चार्ज है, -q प्लेस किया है, और सेंटर में q चार्ज को प्लेस किया है, सेंटर में स्मॉल q को प्लेस किया है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब पूरे सिस्टम के हर चार्ज पे फोर्स 0 लगेगा। तो देखो सेंटर पे तो फोर्स ऑलरेडी 0 लगना है, क्योंकि चारों साइड सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे सेम सिमेट्रिसिटी है, तो सेंटर पे ऑलरेडी फोर्स 0 लगने वाला है। अब हम बात करते हैं किसी कॉर्नर के चार्ज की, तो कॉर्नर पे भी 0 फोर्स लगेगा और वहां से हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो इस कॉर्नर पे कितने फोर्स लगेंगे, तो इस चार्ज की वजह से देखो दोनों क्यू क्यू है, यानी इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव, इस चार्ज की वजह से भी इस तरफ रिपल्सिव, ये वाले चार्ज की वजह से सीधा डायगोनल की डायरेक्शन में ऐसे रिपल्सिव, और ये वाले चार्ज की वजह से यहां पे अट्रैक्टिव। इस तरीके से फोर्सेस लगने हैं, ठीक है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट बराबर ये होगा, तो पहले ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स kq²/l², ये वाला फोर्स kq²/l², और ये डिस्टेंस होगा √2l, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा kq²/2l, और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस √2l, तो ये हो जाएगा √2l का आधा l/√2, तो ये फोर्स हो जाएगा kq/2l²। अब इक्वल करते हैं, तो इन तीनों का रिजल्टेंट बराबर ये फोर्स। अब देखो ये तो ऑलरेडी डायगोनल में है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी डायगोनल होगा एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, रीजन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, √2 kq²/l² प्लस ये कितना है kq²/2l², यहां पे l² आएगा, बराबर
ये वाला कितना होगा 2KQQ/L²। तो यहां से हम L² हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, K भी हटेगा, एक एक Q भी चला जाएगा। तो यहां से आपको जो स्मॉल q मिलने वाला है वो बच्चों कितना होगा Q/4 2√2 + 2 ऐसा कुछ होगा, Q/4 2√2 + 1 सॉरी। तो यहां से हम जो आंसर देखेंगे वो है Q/4 2√2 + 1, ये अपना आंसर आएगा। इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कूलम्ब लॉ में इक्विलिब्रियम, ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन दोनों में इक्विलिब्रियम दिया था। पिछले वाले क्वेश्चन में थ्रेड से दो चार्ज को बांध रखा था, वो भी इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। तो कूलम्ब लॉ में स्पेशल इक्विलिब्रियम हो, ऑसिलेशन हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपको सिचुएशन दिया हुआ है मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे हमें दिया है Q2 चार्ज इस O पॉइंट से X2 डिस्टेंस पे, यहां पे दिया है Q1 चार्ज इस O पॉइंट से X1 डिस्टेंस पे। ठीक है, और बोला गया है इन दोनों का जो रिजल्टेंट यहां पे फील्ड होगा वो इस हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कंडीशन दिया गया है। ध्यान से देखना, इसका फील्ड यहां पे कितना होगा KQ2/X2 का स्क्वायर, इसका फील्ड यहां पे कितना होगा KQ1/X1 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये उससे परपेंडिकुलर होने वाला है। यानी अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये आप चेक कर लो। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं tan थीटा लिख सकता हूं। tan थीटा कितना आएगा बच्चों, यहां पे सामने वाला जो फोर्स का वेक्टर है ये वाला KQ2/X2 का स्क्वायर अपॉन नियरर साइड KQ1/X1 का स्क्वायर। तो K जाएगा यहां पे, तो बचेगा X1 का स्क्वायर Q2 बराबर अपॉन X2 का स्क्वायर Q1। ये हो गया tan थीटा। और इस बड़े से ट्राइंगल में tan थीटा कितना आएगा X1/X2। यानी मुझे अगर यहां से मिल जाता है Q2/Q1 कितना आने वाला है, Q2/Q1 इसको सामने ले जाओ तो X2/X1, यानी Q1/Q2 कितना आएगा Q1/Q2 X1/X2। ये अपना आंसर होगा। काफी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को क्रैक किया। बस आपको कंडीशन, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, फिर तो सिंपल रेशियो ही लेना है। ठीक है, तो देखो ये पहली नजर में आपको लग सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन हम कितनी आसानी से उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमें समझना है कि क्वेश्चन को, पूरे पेपर को 1 घंटे में मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो आप इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपके पास ऐसी स्पीड होनी चाहिए जिस स्पीड से हम यहां पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो 2 इनफाइनाइट प्लेट दिया है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरीके से, ये पहली इनफाइनाइट प्लेट है जिसका पॉजिटिव है, और ये दूसरी इनफाइनाइट प्लेट है जिसका नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और दिया गया है पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव से ज्यादा है, ये वाला चार्ज इससे ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में फील्ड लाइन कैसी होगी ये हमें ड्रॉ करना है, और हमें 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं। ये देखो सर्कुलर जैसी है, ये इलिप्टिकल जैसी है, ये पैरेललोग्राम टाइप दिख रही है, और ये भी पैरेललोग्राम है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये वाली हाइट ज्यादा है और यहाँ पे ये वाली विड्थ ज्यादा है। तो हमें ऑप्शन देखना है कौन सा होगा। तो पहले तो हम ऑप्शन को भूल के हम खुद से जजमेंट लाने की ट्राई करते हैं। देखो इस प्लस प्लेट की वजह से चारों रीजन में फील्ड कैसा होगा, इसकी वजह से यहां पे होगा, इसकी वजह से यहां पे होगा। ये मैं सिर्फ प्लस की वजह से ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे फील्ड किसकी वजह से है, प्लस की वजह से है। उसी तरह अगर मैं इस नेगेटिव की वजह से ड्रॉ करने की ट्राई करूं तो देखो नेगेटिव की वजह से ऐसा होगा, नेगेटिव का फील्ड प्लेट की ओर आता है, पॉजिटिव का फील्ड प्लेट से दूर जाता है। दूसरा देखो मैंने ब्लैक वेक्टर बड़ा ड्रॉ किया, रेड वेक्टर छोटा ड्रॉ किया। रीजन ये है कि सिग्मा ज्यादा है और फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो पॉजिटिव का सिग्मा ज्यादा है, यानी पॉजिटिव का जो ब्लैक वेक्टर होगा वो लंबा है, नेगेटिव का रेड वेक्टर छोटा है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हम ब्लू वेक्टर से ड्रॉ करते हैं। तो देखो ऐसा रिजल्टेंट आएगा, ऐसा रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे ऐसा रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे ऐसा रिजल्टेंट आएगा। यानी देखो अगर आप इसको ड्रॉ करो
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर हम रिजल्टेंट का कंडीशन पहली बार ड्रॉ करें तो देखो ये दोनों में से एक आंसर आना है। दूसरा देखो वर्टिकल में ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल में कम है, यानी ये जो फील्ड बनेगा उसकी फील्ड लाइन की बात करो तो यहाँ पे ये वाली हाइट ज्यादा होगी, ये वाली विड्थ कम होगी, यानी फाइनल आंसर आएगा ये वाला होगा अपना फाइनल आंसर। एक तो डायरेक्शन में दोनों सेम है तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों में पर्टिकुलर कौन सा शेप है वहां पे भी ध्यान देना है बच्चों। दूसरा ये स्क्वायर, ये सर्कल और इलिप्टिकल के चांस ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेट है तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो ये फील्ड वर्टिकल में यूनिफॉर्म है, ये फील्ड हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म है, तो दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन टेढ़ा ही आने वाला है, हर पॉइंट पे इक्वल वैल्यू का होगा। सर्कल होने का मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग आएगी, तो ये सर्कल नहीं बनने वाली, यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ऐसे ही होगा, इसलिए ये सर्कल या इलिप्टिकल के तो कोई चांस ही नहीं बनते, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहां पे पूछा है कि x बराबर 0 से पार्टिकल को रिलीज किया है तो वापस किस पोजीशन पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो देखो पार्टिकल को x बराबर 0 से रिलीज किया है, वो आगे क्यों जाएगा, इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड का जो फोर्स होगा वो उसको आगे ले जाएगा, लेकिन फील्ड ऐसा है कि वापस आगे जाके कहीं पे रुकना है, यानी इनिशियल में उसकी स्पीड 0 है, वापस कहीं पे जाके स्पीड 0 हो जाएगी। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 है, वापस कहीं पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली है, यानी इस पे होने वाला वर्क 0 होने वाला है। उस पे वर्क कौन करने वाला है बच्चों, ये फील्ड उस पे वर्क करने वाला है, यानी इन शॉर्ट इस फील्ड का वर्क मुझे 0 करना है और देखना है वो x कौन सा आएगा जहां तक ये वर्क 0 हो जाएगा। तो इसका फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा QE, तो वर्क कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ F dx, और इसको मुझे करना है 0, तो F है Q बाहर निकलेगा, E0 भी बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा 1 माइनस ax² dx। हम शुरू करते हैं 0 से, मुझे ढूंढना है वो x जहां पे ये चीज 0 हो जाएगी, तो QE तो 0 हो गया, इंटीग्रेशन करते हैं तो x माइनस ax³ बाई 3 बराबर 0, तो x बराबर ax³ बाई 3, तो यहां से x को जाने देते हैं, स्क्वायर आ जाएगा, तो x² हो जाएगा 3 बाई a, यानी x हो जाएगा रूट में 3 बाई a। x को जाने देने से एक अपना आंसर x बराबर 0 भी एक आंसर है, दूसरा x बराबर प्लस और माइनस √3 भी 3 आंसर है, तीनों जगह पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो यहां पे बोला है आंसर अपना आएगा √3 बाई a। बस आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का देखो, ये भले पोटेंशियल का क्वेश्चन लगता है लेकिन ये फील्ड का क्वेश्चन है, फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका जो वर्क होगा उस पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस दो इनफाइनाइट प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच का फील्ड पूछा गया है। वीडियो को पॉज करो, स्टेटमेंट पढ़ो, खुद से ट्राई करो, समझते हैं। अब दो फील्ड है, दो प्लेट है, पहले तो एक प्लेट ऐसी दूसरी प्लेट ऐसी है, दोनों प्लेट सिग्मा वाली ही है और ये एंगल है 30 और एक्स वाई एक्सिस भी दी गई है, ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y। तो पहले मैं इस प्लेट का फील्ड निकालता हूं। इस प्लेट का फील्ड कैसा होगा, ऊपर और नीचे होगा, मुझे तो सिर्फ दोनों के बीच में चाहिए, तो मैं सिर्फ यहां पे इस प्लेट के ऊपर वाले रीजन का फील्ड लिखता हूं, वो कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इस प्लेट का फील्ड है। अब बात करता हूं इस प्लेट के फील्ड की, तो इस प्लेट का फील्ड इस तरीके से होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस में, तो देखो ये वाला वाई एक्सिस में है, इस फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, नीचे और लेफ्ट साइड, तो जो लेफ्ट साइड कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा, यानी इस फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये cos 30 sin 30, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया माइनस सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, ये हो गया फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, तो देखो ये फील्ड ऊपर आएगा और इसका ये वाला कंपोनेंट नीचे आएगा, ये कंपोनेंट ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो वाई में ऊपर की ओर कितना आना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √3 बाई 2 जे कैप। तो अगर इसका हम आंसर मैच करने की ट्राई करें
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस ये होगा अपना आंसर डी। फील्ड का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फील्ड कैसे आता है वो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप बड़ी इजीली क्रैक कर पाओगे, बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्ज रखे हैं, वापस वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो पहले सिचुएशन को समझते हैं। वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है, डी डिस्टेंस पे, मतलब ये y बराबर डी है, y बराबर 2d है, यहां पे y बराबर माइनस डी, y बराबर माइनस 2d। चार्ज की बात करें तो माइनस क्यू रखा है, माइनस यानी यहां पे माइनस क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू, ऐसे चार्ज रखा हुआ है। और पूछा है यहां पे x एक्सिस पे ये डिस्टेंस है कैपिटल D, इस पॉइंट P पे फील्ड पूछा हुआ है और ये D स्मॉल d से काफी बड़ा है, ये भी आपको दिया हुआ है। कैपिटल D इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d और स्मॉल 2d, ठीक है। तो इसकी वजह से एक अप्रोक्सीमेशन लगेगा, यहां पे अपना आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। पहले देखते हैं इन पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैसे होगा, इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड ऐसे होगा, उसी तरीके से इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड ऐसे होगा। नेगेटिव की बात करते हैं, इस नेगेटिव की वजह से फील्ड ऐसे होगा और इस नेगेटिव की वजह से फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, ये है ई नेगेटिव, ई नेगेटिव, और ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल आना है थीटा मान लेते हैं, और ये वाला जो एंगल होगा नेगेटिव का उस एंगल को मान लेते हैं फाई। दोनों एंगल अलग अलग होंगे, सीधी बात है। तो नेट फील्ड कैसा आएगा, इस तरफ बात करें तो इन दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट 2 ई पॉजिटिव कॉस थीटा माइनस ये ई नेगेटिव का कॉस फाई वाला कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस 2 ई पॉजिटिव कॉस फाई। तो यहां से 2 कॉमन निकलेगा। ई पॉजिटिव की बात करते हैं, ई पॉजिटिव कितना होगा, तो देखो इस पॉइंट से यहां पे फील्ड ढूंढना है तो क्या आएगा, के क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये है डी और ये है स्मॉल डी, यानी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये वाला ये एंगल भी थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया पॉजिटिव का फील्ड। माइनस के क्यू नेगेटिव के फील्ड की बात करते हैं, तो नेगेटिव के फील्ड वाला देखो ये वाला डिस्टेंस लगेगा नेगेटिव का, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होना है बच्चों, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की बात करें तो d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2kqd बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, मतलब इसका पावर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कितना पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर का 3/2। अब देखो एक कंडीशन दी हुई है यहां पे हमें कि ये कंडीशन कौन सी है, कैपिटल डी इज वेरी 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 देन स्मॉल डी, हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो इसका यूज करके हमें निकालना है ई और कैपिटल डी में कौन सा रिलेशन है, हमें वो निकालना है। ध्यान से देखना मैं क्या करना जा रहा हूं। पहले तो हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये रिजल्ट हम काफी इजीली बता सकते हैं कि 2kqd यहां पे तो ऊपर है, और इसकी जब प्रोपोर्शनलिटी होगी, देखो ये दोनों टर्म सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल डी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो इस स्मॉल डी को मैं इग्नोर करके इस पूरे रिजल्ट को लिख सकता हूं, इस पूरे रिजल्ट को प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर लिख सकता हूं। इस पूरे रिजल्ट को हमें यह समझना है बच्चों, पूरे रिजल्ट को कैसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और उसका कितना पावर 3/2 पावर। रीजन ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, ये जो स्मॉल डी है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट 0 नहीं रखना, उसको बस इग्नोर करना है हमें, क्योंकि अगर आपको ये स्मॉल डी को 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन डी स्क्वायर और ये 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। एक ध्यान रखेंगे बच्चों हम,
अप्रोक्सीमेशन ऑलवेज ऐसे करना आता है कि आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, अगर आपने ऐसा अप्रोक्सीमेशन किया कि आंसर 0 आ गया तो वो आपका अप्रोक्सीमेशन गलत होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम ऐसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि आंसर नॉन जीरो आए, ऐसे ट्राई करना है। लेकिन मुझे ये पक्का मैं श्योर हूं कि अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना होने वाला है बच्चों, डी स्क्वायर के ही 1/d² के ही प्रपोजल में आने वाला है, क्योंकि इस डी को मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो यहाँ पे भी d² बचेगा, यहाँ पे भी d² बचेगा, और एलसीएम लेंगे तो 1/d² का ही रिलेशन आने वाला है। और इसका कितना पावर है, 3/2, यानी इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकता हूं, ये हो जाएगा d³। यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, d/d³। तो यहां से फाइनल आंसर हो जाएगा 1/d²। फील्ड d² के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होने वाला है। फील्ड हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², डी अपना आंसर आएगा। बस यहां पे बच्चों ध्यान में रखना, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन करते टाइम ये दोनों 0 रख दिया, क्योंकि d बड़ा है स्मॉल d छोटा है, तो आपने गलती कर दी। हमें ऐसा अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, ठीक है, कि आंसर 0 आ जाए। यहां पे आप टेलर सीरीज का भी यूज करके कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पक्का मैं जजमेंट ला सकता हूं कि ये दो जो टर्म है उसमें सिर्फ d² ही, कैपिटल d² ही इफेक्टिव वैल्यू है, स्मॉल d तो कहीं ना कहीं इग्नोर ही होना है। यानी इसका जो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो 1/d² का 3/2 पावर के ही प्रोपोर्शनल, यानी 1/d³ में ही निकलने वाला है। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का पावर ही पूछा है कि d का कौन सा पावर, इसलिए मैं एग्जैक्ट एलसीएम लेके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क का फॉर्मूला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। फॉर्मूला पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। समझते हैं पहले तो देखते हैं कंप्लीट डिस्क की वजह से। अगर मानो आपके पास यहां पे कंप्लीट डिस्क है और इसकी वजह से यहां पे फील्ड पूछा है, और डिस्क का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा, तो इस पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, σ/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला होना है 1 माइनस, और ये एंगल होगा थीटा। तो यहां पे हमें कैसे डिस्क दी है, हमें यहां पे कटिंग करे हुआ, बीच में से होल किया हुआ है, ट्रंकेटेड डिस्क है। ठीक है, तो इसका हम सुपरपोजिशन से कैसे निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन से बात करें तो कंप्लीट डिस्क की वजह से फील्ड, कंप्लीट डिस्क की वजह से यहां पे फील्ड h हाइट पे, माइनस जो पोर्शन यहां पे निकाल दिया उसकी वजह से h हाइट पे फील्ड, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी वजह से बात करते हैं। तो ये एंगल मान लेता हूं मैं θ1 है, और इस छोटे वाले का ये एंगल है θ2। तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस θ1, और इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, दोनों का सिग्मा तो सेम ही है, 1 माइनस कॉस θ2। तो रिजल्टेंट फील्ड ये माइनस ये करेंगे तो कितना आंसर आएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे आंसर आएगा cos θ2 माइनस cos θ1, ये आंसर आएगा। अब मुझे cos θ1 cos θ2 निकालना है। डेटा आप देखते हैं क्या दिया है, पूरे का रेडियस 2a है, जिसमें से a वाला निकाल दिया है, यानी ये रेडियस है यहाँ पे 2a और ये रेडियस है यहाँ पे a। दूसरा चीज यहाँ पे हाइट है h और h काफी छोटा है, ये h और यहाँ पे h और h काफी छोटा है, ये दो चीज दी गई। तो अब मुझे यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, मुझे cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या आएगा, ये वाली नियरर साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और देखो ये 2a काफी बड़ा है, h काफी छोटा है, तो हाइपोटेनियस भी 2a के आसपास ही तो आएगा। यानी यहां से मैं cos θ1 कितना लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेट cos θ1 अप्रोक्सीमेट h/2a लिख सकता हूं। उसी तरीके से यहाँ पे cos θ2 कितना लिख सकता हूं, h/a लिख सकता हूं। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट h/a माइनस h/2a, तो ये कितना आएगा, σ/4 एप्सिलॉन नॉट ha, इतना आंसर आएगा। सिग्मा h अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a। दिया है CH, तो CH कितना है, सिग्मा a अपॉन 4, नहीं सिग्मा h अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a, तो h गया, तो C कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a, आंसर आ गया। तो देखो ये अप्रोक्सीमेट आपको पता चलना चाहिए, ये काफी छोटा है, ये काफी बड़ा है, तो हाइपोटेनियस भी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से अपना अभी तक हमने जो टॉपिक देखा वो कूलम लॉ, फोर्स, फील्ड के क्वेश्चन थे। अब ये यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, वहां के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3A, ये जो 3A है वो रेडियस है और टोटल चार्ज Q है। एक रिंग रखी है जिसकी ये जो रेडियस है वो है 3A और टोटल चार्ज Q है, और उससे 4A डिस्टेंस पे Q चार्ज को V स्पीड से थ्रो किया जा रहा है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये सेंटर तक पहुंच सके? स्पीड कितनी होनी चाहिए कि सेंटर तक पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इस रिंग की वजह से फील्ड ऐसा आएगा कि उसको कंटिन्यूस रिपल्सन ही फील होना है, यानी हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि बीच में कहीं पे फील्ड चेंज होके वो मानो अभी रिपल्सिव फील्ड है, बीच में चेंज होके अट्रैक्टिव बन जाता है। तो जहां से वो अट्रैक्टिव बनेगा वहां तक ही हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा दिया है कि यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूस और रिपल्सिव है, यानी मुझे 4A डिस्टेंस से और यहां पे सेंटर तक मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ये पहला चीज। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो मैं लगा सकता हूं K इनिशियल, U इनिशियल, K फाइनल, U फाइनल, क्योंकि हमने तो स्पीड देके थ्रो कर दिया, फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, यानी वो कंजर्वेटिव हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी KQ²/5A। कैसे आया? ये 4 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 है। और रिंग के लिए देखो, रिंग के सारे एलिमेंट इससे 5A डिस्टेंस की दूरी पे ही है, तो ये हो जाएगा KQ²/5A। K फाइनल जस्ट पहुंचना है 0, KQ²/A, यहां पे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके V निकालना है हमें, तो V निकालेंगे यहां से। तो इसको सॉल्व करेंगे, V निकालेंगे, तो आंसर आपका आने वाला है बच्चों, आपका आंसर आएगा ये वाला, C आपका आंसर होगा। आप बस क्या करना है, इसको इस तरफ ले जाओ, LCM ले लो, V निकाल दो और K की जगह 1/4πε रख दो, तो आपका बड़ी इजीली C आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पोटेंशियल पे बेस, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक शेल हो और जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी इक्वल हो, ऐसे क्वेश्चन टोटल 4 बार पूछे गए हैं GEE मेन में। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रिक शेल दिए हो जिसकी सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, ऐसे केस वाले 4 वक्त पूछे गए हैं, तो पूरे चांसेस है आगे भी किसी न किसी फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दिख सकते हैं। समझते हैं। Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 सेल पे जिसकी रेडियस ABC है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल। ध्यान से देखेंगे, 3 शेल है, इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B और बड़े वाले की रेडियस C, और तीनों पे जो सिग्मा होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। तो देखो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा 4πA²। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा 4πB²। और बाहर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा 4πC²। वो किसके बराबर है? Q के बराबर है। यानी यहां से आपको सिग्मा मिल गया, सिग्मा बराबर Q 4πA²B²C²। ये हमें सिग्मा मिल गया। पूछा है कहीं अंदर वाले पॉइंट R डिस्टेंस पे V पूछा है, तो पहले तो मानो ये शेल A है, B है, C है, तो मुझे V इस अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढना है। तो पहले मैं इस सेल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? K, इस सेल का चार्ज सिग्मा 4πA²/A, क्योंकि शेल की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं तब सरफेस तक का ही डिस्टेंस लिखना पड़ता है। फिर ये बीच वाले B शेल की वजह से कितना आएगा? K सिग्मा 4πB²/B। उसी तरीके से C वाले के सिग्मा 4πC²/C। तो यहां से K बाहर निकलेगा, सिग्मा 4πA+B+C। सिग्मा इंटू 4π क्या लिख सकता हूं? Q/A²B²C²। तो इसकी जगह लिख सकता हूं KQ, ये A+B+C तो है ही, और इसकी जगह लिख दिया मैंने Q/A²B²C²। ये अपना आंसर हो गया KQ A+B+C A²B²C²। बड़ी इजीली हमने क्रैक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं बच्चों, एक यूनिफॉर्म फील्ड है और एक इमेजिनरी स्फीयर मान रखा है। काफी अच्छा कंसेप्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। मान लेते हैं इस तरफ एक यूनिफॉर्म फील्ड है और एक हमने इमेजिनरी स्फीयर मान रखा है और बोला है इस स्फीयर पे पोटेंशियल 589 से 589.8 तक वेरी कर रहा है। तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगी बच्चों, उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब फील्ड इस तरफ है, यानी अब ध्यान से देखो, जो स्फीयर का ये वाला पॉइंट है इससे पास होने वाली सरफेस का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, वो कितना होगा 589.8, और ये वाला जो पॉइंट है उससे पास होने वाली सरफेस का पोटेंशियल सबसे कम होगा 589.0, क्योंकि इस डायरेक्शन में फील्ड कम होने वाला है। ठीक है, तो पूछा है कि वो पॉइंट कि जिसका रेडियस फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है। तो देखो फील्ड इस तरफ है, ये है सेंटर, तो ये है फील्ड की डायरेक्शन, तो ये वाला पॉइंट ये रेडियस और फील्ड के बीच में 60 डिग्री है, इसका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा है बच्चों। यहां का पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट का। तो सबसे पहली बात करते हैं सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा। ये है 589.8, ये 589.0, तो सीधी बात है फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर का पोटेंशियल होना है इन दोनों का एवरेज 589.4। अब देखो ये 60 डिग्री है, यानी ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो ये वाले सरफेस के पॉइंट का भी पता चल जाएगा, इन दोनों की एवरेज। तो ये 589.4, ये 589.0, तो इसका कितना होगा 589.2, इतना आंसर होगा। विदाउट कैलकुलेशन हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और मैं मानता हूं कि ये वाला क्वेश्चन 13, उसके बाद वाला 14, 15, ये जो 3-4 क्वेश्चन है वो जेईई मेन के इलेक्ट्रोस्टैटिक के टफेस्ट प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। अब देखना सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ऐसा लगे तो 5, 10, 15 मिनट तक ट्राई करो, देखो आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो उस चीजों को, फिर हम उसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें दिया गया है बच्चों कि चार्ज डेंसिटी रो, ये रो है, ठीक है, रो का n इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल v0 v0 प्लस डेल्टा v, v0 प्लस 2 डेल्टा v, वैसे बढ़ते बढ़ते v0 प्लस n डेल्टा v उस तरीके से है, और उनका जो रेडियस है v0 की रेडियस r0, मतलब v0 पोटेंशियल वाले की रेडियस है r0, v0 प्लस डेल्टा v वाले की रेडियस है r1, v0 प्लस 2 डेल्टा v वाले की रेडियस है r2, उसी तरीके से v0 प्लस n डेल्टा v वाले की रेडियस होगी rn। और ऐसा बोला गया है कि r1 माइनस r0 बराबर r2 माइनस r1 बराबर r3 माइनस r2, उस तरीके से rn माइनस rn माइनस 1, ऐसा बोला गया है। इस तरीके से हमें सिचुएशन दी है। तो ध्यान से देखना बच्चों, पहली बात तो ये तो ये रेडियस है, यानी एक तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये r0 रेडियस है, इसका पोटेंशियल है v0। एक और सरफेस है r1 वाली जिसका पोटेंशियल है v0 प्लस डेल्टा v। तीसरी सरफेस है r2 वाली जिसका पोटेंशियल है v0 प्लस 2 डेल्टा v। तो देखना ये वाली सरफेस से इस वाली सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा v, फिर ये वाली सरफेस से ये वाली सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा v, यानी हर इक्विपोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दूसरा चीज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। यानी ये ऐसी सिचुएशन हो गई बच्चों कि दो इक्विपोटेंशियल है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब फील्ड की वैल्यू सेम हो हर पॉइंट पे। ध्यान से सुनना, जब फील्ड की वैल्यू सेम हो, यूनिफॉर्म हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाली सरफेस के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। यानी हमें यहां पे ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है बच्चों कि यहां पे हर जगह पॉइंट पे हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम हो।
हमें एक ऐसा स्फेरिकल स्फीयर ढूंढना है, उस स्फीयर के अंदर हर जगह फील्ड सेम हो। ये चीज स्फीयर के अंदर ही हो सकती है। ध्यान से सुनना, अगर मानो ये मेरा चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर है कोई r रेडियस का, तो उसके बाहर तो फील्ड कैसे चेंज होगा, kq/r²। उसके बाहर तो हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है कि स्फीयर के अंदर हर जगह फील्ड सेम हो। एक हम ऑलरेडी रिजल्ट जानते हैं बच्चों कि अगर यहां पे रो कांस्टेंट होगा तो फील्ड का ग्राफ कैसा बनता है, अंदर ऐसा होता है, फिर बाहर ऐसे, अंदर प्रोपोर्शनल टू r, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन मुझे ऐसा रो ढूंढना है कि अंदर कांस्टेंट हो, फिर बाहर ऐसे डिक्रीज हो, अंदर कांस्टेंट हो। तो वो रो कैसा होगा कि स्फीयर के अंदर फील्ड कांस्टेंट हो। पहली चीज तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज तो हम क्लास में ही करवाते हैं। अगर आप ये, जैसे अगर आप मानो अद्वैत में पढ़े हो और आपने अगर जैसे ये हमारा लेक्चर अटेम्प्ट किए हो, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे और तुरंत आंसर टिक कर दोगे, एक ही सेकंड में क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ABC जो भी होगा वो। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज को प्रूफ करेंगे। ये इतना स्पेशल केस है कि इसके रिजल्ट याद ही रखने पे आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो हमें समझना है कि रो कैसा होना चाहिए, मतलब रो कांस्टेंट होना चाहिए, रो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होना चाहिए, रो प्रोपोर्शनल टू 1/r कि रो प्रोपोर्शनल टू r, कौन सा होना चाहिए कि अंदर फील्ड कांस्टेंट रहे। पहली चीज आंसर ए तो नहीं आने वाला, क्योंकि अगर रो कांस्टेंट होगा तो फील्ड ऐसा आएगा, ये हम जानते हैं। तो रो का रिलेशन कैसा होगा वो ढूंढना है, फील्ड कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्फीयर के अंदर फील्ड ढूंढना है तो गॉसियन सरफेस वाला रूल काम करता है, ठीक है। तो कैसे हम ढूंढेंगे, उसके लिए Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन बराबर फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या हो जाएगा, मुझे मानो स्फीयर का रेडियस r है, लेकिन मुझे तो स्मॉल r डिस्टेंस पे चाहिए। तो स्मॉल r डिस्टेंस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, E × 4πr², ये हो जाएगा फ्लक्स बराबर Q इनक्लोज कैसा आएगा, ρr 4πr² dr अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, अब E कांस्टेंट लाना है, मेरा E कैसा आएगा, कांस्टेंट, यानी E इज नॉट फंक्शन ऑफ r, यानी E में कोई भी r का फंक्शन नहीं है। जैसे देखो यहां पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो यहां पे ऐसा E कोई कांस्टेंट होगा, यानी यहां पे सिर्फ r का कौन सा टर्म है, एक ही टर्म है r²। तो यहां पे भी r का r² ही टर्म आना चाहिए। ऐसा लाने के लिए रो में r की कितनी पावर होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद यहां पे कौन सा टर्म आ जाए, सिर्फ r² बचे। तो ध्यान से देखना, अगर रो 1/r होगा तो क्या होगा, रो की जगह 1/r रख दो तो एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे एक ही r बचेगा। अब उस r का आप इंटीग्रेशन करोगे तो r² आ जाएगा, ठीक है। यानी रो r प्रोपोर्शनल टू 1/r होना चाहिए, तब जाके ये दो आप, हमने सिंपली ऑब्जर्वेशन से किया, वरना दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, वहां से भी लिमिट पुट करो तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। बस हमें यहां पे ये समझना है कि अगर देखो अपने पास अब दो केस है बच्चों, अगर गोले के अंदर रो कांस्टेंट है तो फील्ड कैसा आएगा, पहले इस तरह के लिनियरली, फिर 1/r², और अगर गोले का रो 1/r से चेंज होता है तो फील्ड कैसा आएगा, बाहर तक कांस्टेंट, फिर ऐसा फील्ड मिलेगा। और ये याद रखेंगे कि गोले के अंदर रो 1/r है तो फील्ड ऐसा मिलता है, ये याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी JEE मेन का 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक तो अपने आप में ही इतना लंबा है, देखो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, प्लस डिफिकल्ट भी है समझना। आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों, बहुत इजीली हमने सॉल्व करवाया था, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमने क्लास में ही हम ये सारे केसेस को इतनी अच्छी से इंक्लूड करते हैं कि ऐसे अगर स्पेशल केसेस के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे यूं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ते हैं कि पोटेंशियल दिया गया है, देखो मोड z प्लस और माइनस मोड z लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, -1 z1, यानी z में -1 से लेके 1 के बीच में पोटेंशियल कैसा है, 30 - 5 z²। तो फील्ड कैसा होगा, फील्ड -∂v/∂z करेंगे तो फील्ड हो जाएगा 10z। कहां से कहां के बीच में, -1 से 1 के बीच में फील्ड और पोटेंशियल ऐसे दिया है। फिर
मोड z ग्रेटर देन 1 यानी z की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक और 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बीच में v कैसा दिया है हमें, 35 माइनस 10z ऐसा दिया है ना, 35 माइनस, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे e बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड बराबर 10। तो ध्यान से देखना, इस रीजन में -1 के 1 से बीच में रीजन में फील्ड प्रोपोर्शनल टू z है, यानी फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है। फिर उसके बाहर जैसा हम -1 के बाहर निकले या +1 के बाहर निकले, फील्ड कांस्टेंट हो गया। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फील्ड कब प्रोड्यूस करता है कि किसी एक रीजन के बाहर फील्ड कांस्टेंट और उसके अंदर वेरी करे। ऐसा फील्ड तभी पॉसिबल है बच्चों जब हम इनफाइनाइट वॉल ले, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट दीवाल वॉल लेते हैं तब जाके ऐसा फील्ड पॉसिबल है। तो हम इनफाइनाइट वॉल लेंगे, ये ओरिजिन है, इस तरफ z एक्सिस है, ऊपर xy होगा। तो ये -1 से लेके 1 तक फील्ड यहां पे रो 0 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस वॉल की वजह से बाहर फील्ड कांस्टेंट आएगा, हम जानते हैं वॉल की वजह से बाहर फील्ड कैसा आने वाला है बच्चों, कांस्टेंट। और इस फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, रो 0 d/2 एप्सिलॉन, और ये थिकनेस है d। तो वॉल की वजह से बाहर फील्ड कैसा आएगा, कांस्टेंट। और वॉल की वजह से अंदर, ध्यान से देखना, सिमेट्रिक लाइन से z डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ये भी हम जानते हैं। कितना है फॉर्मूला अंदर, E बराबर रो z बाई एप्सिलॉन, ऐसा फॉर्मूला आता है। तो अंदर फील्ड यहां पे कैसा देखो, रो z बाई एप्सिलॉन कितना है, रो z बाई एप्सिलॉन 10z के बराबर है। अंदर फील्ड दिया है रो z बाई एप्सिलॉन बराबर 10z, यानी यहां से रो कितना हो जाएगा, 10 एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। यानी -1 से 1 के बीच में ऐसा रो है कि जो 10 एप्सिलॉन के इक्वल है, देखो -1 के 1 के बीच में, और उसके बाहर रो कितना है, 0। सिर्फ इतनी दीवार के अंदर फील्ड है, सॉरी इतनी दीवार के अंदर चार्ज है यूनिफॉर्म, उसके बाहर चार्ज नहीं है। हम ये केस भी करवाते हैं बहुत अच्छे से, इनफाइनाइट सीट का जो फील्ड होगा उसी के रिजल्ट को यूज करके यहाँ पे हम बड़ी सी मोटी दीवार का हम फील्ड ढूंढते हैं अंदर और बाहर, ठीक है। और वो फील्ड कैसा आता है, अगर फील्ड का आप ग्राफ देखो तो फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये अंदर के रीजन में फील्ड लीनियरली होता है प्रोपोर्शनल टू z, और बाहर कांस्टेंट होता है। ऐसा ग्राफ भी हम देखते हैं। तो अगर ये केसेस आपको क्लास में करवाए गए, जो हम यहाँ पे अद्वैत एचीवर्स में बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन 1-1, 2-2 मिनट के क्वेश्चन हो जाते हैं। 1-1, 2-2 मिनट भी ज्यादा कह दी मैंने, 30-40 सेकंड के क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपको इसके रिजल्ट पता हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीनों 4 क्वेश्चन जो लास्ट में देखा है वो चारों क्वेश्चन कंसेक्यूटिवली बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो समझते हैं कि सॉलिड स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल V0 है। ध्यान से देखना, सॉलिड स्फीयर है, सरफेस पे पोटेंशियल है V0, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, KQ/R0, ठीक है। और बाकी के 3-4 पोटेंशियल दिए हुए हैं, एक तो 3V0/2, 5V0/4, 3V0/4, V0/4। तो पहली चीज, सॉलिड स्फीयर में जैसे जैसे बाहर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। होलो स्फीयर है तो अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, सॉलिड स्फीयर में अंदर जाओ तो बढ़ता जाएगा। यानी अब सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है, 3/2V0, हम जानते ही है, सेंटर का हो जाएगा 3/2V0। यानी जो सेंटर का 3/2V0 वो R1 है, यानी R1 कितना हो गया, 0। तो पहली चीज तो यहां से पता चल गया R1 है 0, यानी डी ऑप्शन तो अपना चला गया। फिर देखो दूसरा है 5V0/4, वो देखो V0 से ज्यादा है, यानी वो इन दोनों के बीच में यहां ऐसा कोई ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला स्फीयर पे कहीं पे होगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 5/4V0, और ये रेडियस कितनी दी गई है आपको, R2 है शायद, हाँ ये रेडियस है R2। फिर जो पोटेंशियल है देखो वो बाहर है, 3V0/4, V0 से कम है, ये है 3V0/4, और चौथा है V0/4, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, R3 है, और ये डिस्टेंस कितना है, R4 है।
तो मुझे R1, R2, R3, R4 ढूंढने हैं। R1 तो सेंटर पे ही है, तो पहला रिजल्ट तो मुझे मिल गया, R1 बराबर 0। मैं बाहर वाले पहले ढूंढ लेता हूं। किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R। तो पहला ये केस देखते हैं। ये पोटेंशियल कितना है? 3/4 V0 इज इक्वल टू 3/4 V0 कितना है? KQ बाई सरफेस का R0। तो यहां से मुझे KQ जा रहा है, R कितना मिलेगा? 4R0/3। ये किसका है? 3/4 का, यानी मुझे R3 मिल गया 4/3 R0। R3 मिल गया 4/3 R0। उसी तरीके से मैं V/4 वाला डिस्टेंस ढूंढूंगा, तो V आउट KQ बाई V/4 R4 डिस्टेंस पे है, वो कितना है? V/4 यानी KQ/4 R0। तो यहां से मुझे मिल रहा है R4 कितना होगा? 4R0 होगा। R4 कितना होगा? 4R0। ये मुझे मिल गया 4R0। अब अंदर वाले की बात करते हैं। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा है? V इन का फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? 3/2 KQ/R माइनस KQ R²/2R³। ये है अंदर पॉइंट का फॉर्मूला। और ये पोटेंशियल कितना लाना है मुझे? ये पोटेंशियल लाना है 5V0/4 के बराबर। 5/4 V0 कितना है? KQ/R। तो मुझे ये R ढूंढना है, और ये R अपना R2 है। तो इसको इस तरफ ले आते हैं, ये यहां पे ले आते हैं। 3/2 KQ/R माइनस 5/4 KQ/R बराबर KQ R²/2R³। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/4 हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 1/4 KQ/R बराबर KQ R²/2R³। यानी यहां से R² आएगा 1/2 R/2, यानी R आने वाला है R/√2, और ये है अपना R2। यानी मुझे सारे रिजल्ट मिल चुके हैं। R1 है 0, R2 है R/√2, R3 कितना मिला था? R3 R4, R3 है 4/3 R0। मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये सही रहेगा। R1 है R0, R2 है R/√2, R3 है 4/3 R0, और R4 है 4R0। तो R1 बराबर 0, R4 बराबर, तो देखो R4 कितना है? 4R0, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। R1 0 दो में से एक मुझे चेक करना है। अब देखो R2 को मुझे R4 माइनस R3 से कंपेयर करना है, तो पहले मैं R4 माइनस R3 कर देता हूं। R4 माइनस R3 कितना होगा? 4R0 माइनस 4/3 R0। ये कितना हो जाएगा? 12 4 8 R0/3। ये हो गया R4 माइनस R3। और R2 कितना है? R0/√2। देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? 8R0/3 या R0/√2? ऑब्वियस चीज है, यही बड़ा है, R4 माइनस R3। यानी यहां पे अपना आंसर आ जाएगा R4 माइनस R3। ये A अपना आंसर होगा। लंबा क्वेश्चन है सर, कोई और तरीका इजीली 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए तो आप कर सकते हो सॉल्व। ध्यान से देखो, सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? अंदर ऐसा होता है, बाहर ऐसे होता है। जानते हो, ये आपको करवाया गया होगा। अंदर सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? 3V0/2। ये है सरफेस पे, ये पोटेंशियल कितना है? V0। हमें कौन से पॉइंट देखने हैं? एक तो देखना है हमें 5V0/4, 5V0/4। और दूसरा हमें कौन से दो पॉइंट देखने, पहले पॉइंट पता कर लेते हैं। एक पॉइंट है अपना 3V0/4 और V0/4, 3V0/4 V0। तो ये V0 है, तो एक पॉइंट ये होगा 3V0/4 और दूसरा पॉइंट ये होगा V0/4। देखो ये चीज कब हो रही है? R पे, सरफेस पे। देखो यहां से मैं V0/4 ऊपर जा रहा हूं, V0/4 ऊपर गया, देखो तो ये पॉइंट मिला मुझे। फिर देखो यहां से मैं V0/4 नीचे आ रहा हूं, तो ये पॉइंट मिला मुझे। और मैं अब कितना नीचे आ रहा हूं? V0/2 नीचे आ रहा हूं। देखो इन दोनों का डिफरेंस करो, तो यानी ये पॉइंट मिला। तो देखो अब हमें ये वाला डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का ये दोनों कंपेयर करना है। ये देखो सेंटर है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4।
तो मुझे R4 माइनस R3 और R2 में ये मुझे कंपेयर करना है। तो यहां से आप इजीली मतलब ये वाला डिस्टेंस R2 और ये वाला डिस्टेंस कंपेयर करना। तो अगर आप ग्राफ का शेप समझो तो यहां से भी आप बता सकते हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि देखो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू बाय R² है और ये पैराबोला वाला ग्राफ है, ठीक है। तो यहां से भी आप बता सकते हो, जजमेंट ला सकते हो कि भाई ये वाला डिस्टेंस कम होगा, ये डिफरेंस वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। यहां से भी हमें जजमेंट आ सकता है। बस आपको इस ग्राफ का अच्छे से ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन 1/r² में आता है और ये रिलेशन प्रोपोर्शनल टू r² तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसका रिलेशन जो है वो पैराबोला में होगा। ये इस तरीके से पैराबोलिक होगा। तो देखो वर्टेक्स के पास पैराबोला स्लोली इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स के बाद देखो, वर्टेक्स के थोड़े डिस्टेंस के बाद उसको इंक्रीज होना है, तो ये स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ पे स्लोप कम होने वाला। वहां से भी हम जजमेंट ला सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करके, बस आपको अंदर वाला ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वहां से एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो आज यहां तक रखते हैं। ये हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। कल हम थोड़े पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन देखेंगे, गॉस वाले, डाइपोल वाले, कंडक्टर के, ये सारे क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। डे नंबर शायद 17 होगा, ये 16 था ना, डे नंबर 17 में। तो बच्चों आशा रखता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेशन काफी पसंद आया होगा। उसी तरीके से आज और आपके सामने केमिस्ट्री मैथ्स के भी वीडियो आएंगे, तो आपको टाइम से देखना है और हर क्वेश्चन को देखने से पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके आपकी बहुत सही लर्निंग हो पाएगी बच्चों, ठीक है। अगर हमें ये चीज पसंद आती हो आप लोगों को, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल और उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करने के लिए। जय भारत।